बहुत सारे निवेशक जो हैं वो टैक्स सेविंग के लिहाज से ईएलएसएस में निवेश करते थे। पीछे सरकार की तरफ से ऐलान हुआ 12 लाख तक टैक्स छूट, प्लस इसमें अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दी जाए तो फिर और यहाँ पे सोने पे सुहागा। सर, अब जो बहुत सारे निवेशक जो ये मान के चले थे कि भाई टैक्स छूट यहाँ मिलेगी, एक बेहतर रिटर्न, ईएलएसएस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्या अब उनको यहाँ से अपने जो मानसिकता है, जो चाहते हैं कि इस नए टैक्स रिजीम की तरफ बढ़ें, क्या बदल लेना चाहिए, ईएलएसएस की जगह पे दूसरे फंड्स पे फोकस करना चाहिए? अगेन मैं यहाँ पर आर्ट्स और साइंस लेके आऊंगा। जी। साइंस कहता है कि आपको ईएलएसएस में निवेश नहीं करना चाहिए अगर आपकी इनकम 12 लाख से, आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो 12,75,000 तक है, तो आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, राइट? क्योंकि आपके फंड्स लॉक इन रहेंगे, हर इंस्टॉलमेंट लॉक इन रहेगा। जी। लेकिन द आर्ट्स पार्ट ये है कि अगर आप नो, ये प्लीज बहुत बारीकी से सुनिएगा, अगर आपके मन में मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के आप रिडेम्पशन डालते हैं या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस समय के लिए ये फंड आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपके पास एग्जिट नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट में बने रहेंगे और आप रिटर्न बनाएंगे ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं जी। आप मानते हैं रियल एस्टेट अपने टाइम में खराब अच्छे बुरे टाइम से जाता है? बिल्कुल, साल के आसपास का जो हम लोग देखते आए हैं। जी। करेक्ट। गोल्ड भी हिस्टोरिकली आप अगर नोटिस करेंगे कि गोल्ड भी पिछले बार यूएस डॉलर 2000 गया था, फिर कम हो गया 1100 तक, फिर वापस बढ़ा। लेकिन क्या होता है ना, आमतौर पे हम लोग गोल्ड खरीद के बेचते नहीं है, रियल खरीद के बेचते नहीं है, क्योंकि उसको हम बेचते नहीं है, वो फिजिकल एसेट दिखता है, तो उसमें अगर टेम्पररी गिरावट भी आता है मार्केट पे, हम उसे होल्ड करते हैं और मार्केट बढ़ जाता है और हमारा एक परसेप्शन बन जाता है कि रियल एस्टेट में पैसा बनता है, गोल्ड में पैसा बनता है। लेकिन यही परसेप्शन इक्विटी फंड में, क्योंकि इजी लिक्विडिटी है, आसानी से आप पैसे बाहर निकाल सकते हैं, वो आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते और यहां पर लॉस बुक करके निकलते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ईएलएसएस, ये जो एग्जिट का ऑप्शन नहीं आना, वो उनको वेल्थ क्रिएट करेगा। तो ये आर्ट्स है उस इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है सर, मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्पल है आपके साइंस और आर्ट्स वाले, इससे तो बहुत ही अच्छे से व्यूअर्स को सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये तो ईएलएसएस फंड्स की बात हो गई। सर आपने बहुत अच्छे से बताया भी किस तरीके से निवेश किन्हें करना चाहिए, किन्हें जारी रखें, कौन पॉज कर दें अपना निवेश। सर पराग पारिक की अगर मैं बात करूं, फ्लेक्सी कैप की, पहले हर्ष ने भी इस पर चर्चा की आपसे। सर इस फंड की खासियत क्या है, मतलब इतना कैसे ये नमक की तरह हर किसी के पोर्टफोलियो में फैला हुआ है, इतना पॉपुलर क्यों है ये? देखिए, इसमें पूरा क्रेडिट आपको फंड में राजीव ठक्कर को देना पड़ेगा। आई थिंक देखिए, एक्चुअली एक दो चीज उन्होंने किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। एक टाइम में जब उन्होंने निवेश किया तो डिसप्रोपोर्शनेट एलोकेशन उसने यूएस में रखा थोड़ा सा 25-30%, जहां पर वो सारे स्टॉक्स टेक्नोलॉजी लेड स्टॉक्स थे जो उन्हें बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। और जब बीच में मार्केट पिछले वैल्यूएशन बहुत ऊंचा चला गया था, पिछले साल आई थिंक 2024 की बात है, जब सितंबर अक्टूबर में उसने एक बहुत बोल्ड कॉल लिया। ओके, ऑलमोस्ट 40% इक्विटी पोर्टफोलियो जो है उसने कैश में प्रॉफिट बुक करके रख दिया और मार्केट उसके बाद तेजी से करेक्ट किया। तो वो उसका जो कैश कॉल था वो बहुत ब्यूटीफुल एक्ट किया। ओके, उसकी वजह से गिरावट कम आई। जब सब फंड की रिटर्न्स कम है और ये खड़ा ऊपर में, तो आप सोच सकते हैं निवेशकों को क्या दिख रहा होगा। जो नॉर्मल वैल्यू रिसर्च या मनी कंट्रोल देख के निवेश करते हैं, उनको लगा ये तो भाई इट्स नाइट इन शाइनिंग आर्मर, ऊपर खड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब रिटर्न अच्छा रहेगा तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो भरपूर पैसा आया उनको यहाँ पर, इसी वजह से वो बढ़ गया। तो इसके जो फंड्स कॉल्स हैं, सिलेक्शंस हैं, ये बहुत काबिल तारीफ रहे हैं। आई थिंक इसीलिए 1 लाख करोड़ होने के बावजूद हम लोग इस पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि शायद ये नेविगेट कर पाए। एंड आने वाला समय बताएगा कि आप हमारी जो बिलीफ है सही है या नहीं है, बट अब तक तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि दे शुड बी एबल टू डू गुड।